नमस्कार साथियों, मेरा नाम यशवर्धन उनियाल है और आप देख रहे हैं गार्डन टॉक्स विद देवेश उनियाल। इस सीरीज़ का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसका कारण या इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं, जिस तरह से आपके डिनर टेबल पे बातें होती होंगी या फिर चाय की चर्चा जिसे बोलते हैं या किसी दुकान पे जाके आप बात करते हैं, तो उस हिसाब से इस सीरीज़ में हम लोगों से बातें करेंगे, उनके ओपिनियन देखेंगे रादर देन बीइंग डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकली करेक्ट। तो नमस्कार देवेश जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप बताइए, आप क्या हाल है? मैं बहुत बेहतर हूँ। सो आइए इस चर्चा का शुभारंभ करें। चर्चा का शुभारंभ तो कुछ उससे हो सकता है कि अगर हम देखें कि जो कांग्रेस पार्टी है जी अब कल ही हमने देखा कि दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं जी जिसमें भाजपा सरकार 26 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। जी 48 के अराउंड सीटें उनको शायद मिली हैं इसमें। जी जो आम आदमी पार्टी है वो 10 साल की अपनी जो उन्होंने गिरफ्त दिल्ली के पॉलिटिकल स्फीयर पे करी हुई जी थी जी उसको बहुत ज़्यादा ढीला वो पाया होगा उन्होंने कल, जी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 2 इलेक्शंस के बाद कि जब इतनी कम उनको जो सीट्स हैं वो मिली है। चाहे वोटर शेयर में इतना कोई डिफरेंस नहीं कहेंगे, क्या कारण लग सकता है इसमें? इसमें काफ़ी कारण हो सकते हैं अगर हम इसकी बात करें। क्योंकि पहला कारण तो ये है कि जो सारा ये लिकर पॉलिसी वाला स्कैंडल था उसके नाम पे बहुत ज़्यादा जो सरकार का, जो दिल्ली सरकार का बहुत एक नेगेटिव पीआर जो हुआ है उसको मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा रीज़न मान सकता हूँ। उसके अलावा जो वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जो दिल्ली में रही हैं, अभी हमने पिछले साल ही देखा था कि वो फ्लड जैसी सिचुएशन जो एक आ गई थी कि बारिशों के टाइम लाल किले वाले एरिया में भी पूरा पानी जो नेचुरल कोर्स ऑफ यमुना था जी वो वापस से रीगेन हो गया था। सही कह रहे हैं आप। तो इन सब मुद्दों को मैं मानता हूँ कि हाँ, लोगों को थोड़ा तो इन मुद्दों के ऊपर उन्होंने वोट दिया। चलिए सर, ये तो हेडिंग वाली मुद्दे हो गए कि कोई कारण होता होगा चुनाव हारने का, तो ये उनका मुख बन चुके हैं, उनका पोस्टर बन चुके हैं कि शायद ये कारण हो सकता है। पर अंडरलाइंग फैक्टर्स भी हैं कि हमारे पास जब हम इंट्रिकसीज में जाएंगे इस इलेक्शन की तो हमें समझ आएगा कि इस बार भाजपा को जो वोट परसेंट पड़ा है वो 43 या 44% पे है, 45% पे है, और आम आदमी पार्टी का 43% है। और वहीं अगर हम ध्यान देंगे तो 6% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का भी है। बिल्कुल है। क्या जिस इलेक्शंस में, जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं आजकल के दौर में, तो हम देखते हैं कि 1% वोट शेयर भी डिफरेंस लेके आ जाता है सीट शेयरिंग में। इसके एग्जाम्पल हिमाचल, उत्तराखंड और झारखंड जैसे चुनाव रह चुके हैं। और जब हम गठबंधन की बात करते हैं, जैसे इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि टाइमिंग सही थी उसकी? और लोकसभा में जिस तरह से परफॉर्म किया था इंडिया गठबंधन ने, उस तरह का परफॉर्मेंस हम स्टेट लेवल में नहीं देख रहे हैं। उल्टा हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो बढ़ने का स्थिति है, जो स्तर है, वो लेवल अप हो रहा है, वो जल्दी बढ़ रहा है। तो इसके भी तो कुछ कारण होंगे ना देवेश जी? बिल्कुल होंगे। अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो जो हमारे लास्ट लोकसभा इलेक्शंस थे, तो इंडिया ब्लॉक ने बहुत ही अपनी उम्मीद से मैं कहूँगा बेटर परफॉर्म किया था। कि देश को बिल्कुल ही ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी और जो बाकी सारे घटक दल हैं वो मिलके एक इतनी स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ सीट्स लाने में सफल रहेंगे जी। पर फिर भी मैं जो ये मानता हूँ, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है जी। वो ये है कि जो इंडिया ब्लॉक था उसके बनने में भी बहुत समय लगा जी। और समय के बाद भी ना ही इंडिया ब्लॉक ने अपने ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन्स थे वो अपॉइंट करे, ना उनका मोडस ऑपरेंडी जो था वो एक क्विक एक्शन की तरफ था रादर देन इट वाज मोर ऑफ मीटिंग्स कि सब मिलेंगे, चाय पियेंगे, अच्छी जगह पे मीटिंग्स होंगी। तो ऐसे तो इलेक्शंस मेरे हिसाब से अब मॉडर्न डे जैसा कि हम भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं वो कितना क्विक है चीज़ों को लेके। एवरीथिंग दे आर जस्ट गोइंग वन आफ्टर द अदर कि एक इलेक्शन खत्म होता है वो उनका दूसरे पे तैयारी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा उस वजह से पिछड़ रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि चाहे हम नेशनल लेवल पे ब्लॉक एज एन इंडिया ब्लॉक जो काम कर रही है, बट स्टेट्स में हम लोग जो हमारे इंडिया ब्लॉक की जो हमारी अलाइज हैं उनको हम रादर देन आर अलाइज वी आर थिंकिंग ऑफ देम एज ऑपोजिशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम जो देख सकते हैं वो ये दिल्ली एक बहुत आसान एग्जाम्पल है इसका। क्योंकि आप देखेंगे तो कांग्रेस ने दो फाड़, मतलब लड़ाई जो थी वो दो एंड की हो चुकी थी। वो ये दिखा रहे थे कि हम आपके खिलाफ हैं। और एक जो बिंदु मैं लगाना चाहूंगा इस वार्तालाप में, तो मैं आप लोगों से ये अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था
या इलेक्टोरल परफॉर्मेंस थी, वो बेस्ड था शीला दीक्षित जी के काम पे। उनका कहना था कि जो आज का वोटर है, जो नया वोटर है और ज़्यादा तादाद में है, उन्होंने कभी शीला दीक्षित को देखा नहीं है या उनकी याद में शीला दीक्षित जी ने कोई कार्य नहीं करे हैं। Basis of their election manifesto was basis the of election development works carried out during the Sheila Dikshit government. जी, तो ये तो काफ़ी कम, मतलब ये तो काफ़ी उस प्रकार का सिनेरियो कि हम पिछले कामों को गिना भी नहीं पा रहे हैं। जिस समय उन्हें गिनाने की बात थी तब हमने नहीं गिनाया। सर ये भी तो है ना, आज हम उन्हीं पर डिपेंड कर रहे हैं। इलेक्शन जो वो मुद्दे थे, जो काम थे, उन पे इलेक्शन हो चुका है। वो 2013 का जो इलेक्शन था वो उसी मुद्दे पे कांग्रेस हारी उसमें, उस इलेक्शन। सही बात। क्या कांग्रेस की इस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट हैं या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को देखते नहीं है कि शायद, या फिर जो ग्राउंड लेवल वर्क है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहीं लुप्त होते जा रहा है, कि जिसे बोलते हैं कि ऑफिस वाली पॉलिटिक्स या ऑफिस में रह के वाली पॉलिटिक्स, उसका चलन ज़्यादा हो गया कांग्रेस पार्टी में बनस्पे, कि ज़मीन पे जाकर लोगों से उनका हाल पूछना, मुहाल पूछना कि क्या स्थिति है क्या नहीं। आज जो हम देख रहे हैं, ये स्थिति इसीलिए बनती जा रही है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। जी सर। कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, ना ही इसमें कोई चर्चा और विश्लेषण हो रहे हैं। तो जो पहले के समय में जब चुनाव हुआ करता था, जी। तो चुनाव के नतीजे कुछ भी हो तो उसके बाद चिंतन शिविर हुआ करता था। जी। चिंतन शिविर में सब चीज़ों के ऊपर बात हुआ करती थी, डिस्कशंस होते थे कि क्या शॉर्टकमिंग्स रही हैं पार्टी की, या क्या पार्टी वर्कर्स का कुछ जो भी इश्यूज हैं वो एड्रेस होते थे। पर आज जो मैं देखता हूँ वो ये है कि चिंतन शिविर में भी ऐसी कुछ बात नहीं होती है। हम सिर्फ बात करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, पर उसे ग्राउंड पे जाके करने में और बात करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ही बड़ा एक, इसे कहेंगे कि बहुत बड़ा वैक्यूम है जो क्रिएट हो रहा है काम करने में और बात करने में। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है पार्टी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डायलॉग में जो ट्रांस आ रहा है पार्टी वर्कर्स के बीच में और पार्टी ऑफिस बेयरर्स के बीच में, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी या बाकी जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनमें, मनस पे, बीजेपी पे, जिन पे शायद अभी इलेक्शन मशीनरी की तरह, एक कॉर्पोरेट की तरह काम करती है। तो क्या आप, देवेश जी, क्या आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि आप, जैसे सोशियोलॉजी में भी होता है कि एक तरीके का समाज जब बनता है तो एक व्यवस्था होती है समाज की, और अगर उस व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलता समाज तो एक अलग व्यवस्था उत्पन्न ज़रूर होती है और उस चीज़ में बदलती है। तो क्या आपको कोई ऑल्टरनेटिव दिखता है इस चीज़ का, एक नया समाज का ऑल्टरनेटिव? तो क्या ही है, बट बात यही है कि अब जो देश की जो पॉलिटिक्स हो गई है जी, अगर वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के ऊपर पहले अब स्थिर हो चुकी है, तो व्हाट द पार्टी हैज टू डू इज टू स्टूप डाउन टू द लेवल ऑफ विनिंग द इलेक्शन। यस, ठीक है। अब हर बार हार का जो ब्लेम है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस और मशीन बैलेट, इन पे ना डाल के हम भी उन तरीकों को देखें। हम ये देखें कि जनता की नब्ज को हम पकड़ पाएं, हम उनके बीच में जाके देख सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर, इसमें मैं आपको एक बार टोक के एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी का सेवा दल हुआ करता था 1987 से, चाहे अध्यक्ष आज भी होंगे उस चीज़ के, मगर 1987 से जो वो इनएक्टिवनेस आई है उस सेवा दल में, क्या सेवा दल आरएसएस की तरह काम कर सकता था कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल कर सकता था। जो आरएसएस बना था वो सेवा दल की तर्ज पे ही बना था। सेवा दल एक पुरानी बॉडी थी, उसको देख के उसी के बेसिस पे, और फिर उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी थी डॉक्टर साहब की, तो उन्होंने तो उस हिसाब से आरएसएस को फॉर्म किया था। कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की तरह अगर सेवा दल की हम बात करेंगे तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से जुड़ा हुआ था। सब तबके के, जो गांव में, शहर में जो लोग थे, सबके साथ जुड़कर काम करते थे। जो भी कुछ कलामिटीज या कुछ भी बाढ़ आ गई या सूखा पड़ रहा है, तो उस समय जो सेवा दल के वर्कर्स थे वो सब अपना श्रमदान करके, उस टाइम मेहनत करके लोगों के साथ जुड़ते थे और उनके लिए काम करते थे। क्या सर लगता है आपको कि ये समय आ चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए कि सेवा दल को फिर से एक्टिव किया जाए और वापस उस तर्ज पे लेके आए कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में सेवा दल हो, उसका अध्यक्ष हो और उसका ऑफिस बेयरर्स हो, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट से या हर वार्ड से ही, मैं कहूँगा जिस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में वार्ड बनते हैं, उसमें से भी इस तरह से प्रस्तुति या इस तरह से एक ग्राउंड बन जाए कांग्रेस पार्टी के लिए या अन्य दलों के लिए भी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं। ये सब बातें इलेक्शन में डिफरेंस है। ये सब बातें करने में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग ग्राउंड लेवल टीम, बट वो तो पार्टी ने देखना है जी। जरूरत तो है, बिल्कुल जरूरत है कि जब तक हम ग्राउंड लेवल पे अपनी प्रेजेंस नहीं बनाएंगे जी। हम सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल एजेंडा के ऊपर ना जाकर जो हर एक स्टेट के लोकल मुद्दे हैं हम उनको ना उठाएं
जब तक हम लोकल जो लोग हैं उनके साथ ना मिलें तब तक कुछ नहीं होगा। बट सबसे ज़रूरी जो मैं मानता हूँ वो है कि हमें डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए। हमें क्या, जो पार्टीज़ हैं, एक हेल्दी डायलॉग होना चाहिए, एक संवाद हो जिसमें लोगों से जुड़ा जाए। हर गांव इलाके में छोटे छोटे संवाद हुआ करें जिससे लोगों को कम से कम पता तो चले आज लोग क्यों सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नाम पे वोट देना चाह रहे हैं। ये भी बहुत एक बड़ी बात है कि सिर्फ कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उसमें तो जिसको वोट देंगे वो अपने ऐसे कैंडिडेट को वोट दे जो उनके जो काम करेगा, जो क्षेत्र में काम करेगा, अकाउंटेबल हो। अब कोई प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ काम कराने नहीं आएंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी भी आसपास के जो वार्ड्स हैं उसमें, तो जो वहीं के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या जो लोकल लीडर्स हैं वही काम करेंगे।